आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है और आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज आमनामा। आमनामे की तीसरे एपिसोड में आज आप हमेशा की तरह सुनेंगे मेहर आलम खान साहब के साथ गुफ्तगू के भारत के वो कौन से आम हैं जो हर दिल अजीज हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कान लगाए बैठे हैं कि अभी उनके इलाके के फेवरेट आम का जिक्र तो हुआ ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में उन लोगों के नाम और तबसरे भी शामिल हैं जिन्होंने हमें ईमेल्स भेजी हैं और सोशल मीडिया पर आमनामे के हवाले से बातचीत में हिस्सा लिया है। मौका अच्छा है, हमारी ईमेल नोट कर लीजिए। post@cineinc.com post@cineinc.com हमें लिखिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आइए, सिने इंक के पेजेस पर अपने कमेंट्स लिखिए और बताइए कि आपका पसंदीदा आम कौन सा है। आमनामा सीरीज एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन जैसे बहुत से पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आमनामे के जरिए कई पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उनमें एक हैं ज्योति स्वरूप पांडे, जो 1974 बैच के IAFS अफसर रहे हैं। किर्गिस्तान, आज़रबाईजान और यूक्रेन में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं और क्या खूब गाते हैं साहब। कोयलिया बोले अम्बा की डालरिया, कोयलिया बोले अम्बा की डालरिया, कोयलिया बोले अम्बा की डालरिया, मोहक सुर सम फुलसाए जिया, कोयलिया बोले अम्बा की डालरिया, रूम झूम कर नाचन लागे, गान सुनत बन बन के पतवा, कोयलिया बोले अम्बा की डालरिया, कोयलिया बोले अम्बा। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर ज्योति पांडे, जो अगले एपिसोड्स में भी आम गीत गाएंगे। आमनामे के पहले एपिसोड में आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की मशहूर फनकारा रमा सुंदर रंगनाथन को सुना था और बहुत लोगों ने उन्हें पसंद किया था। आज रमा इसी गीत को कन्नड़ जबान की चाशनी के साथ पेश करने वाली है। नव कलियन पर गूंजत वावरा, इनके संग करत रंग रलिया, यही बसंत को देत संदेशवा, गमनी धम गम गसनी सा कोयलिया बोले, धनी धनी धम गम धनी सा गसनी धनी धनी धम गम गसनी सा, कोयलिया बोले अम्बुवा यतन मामर यतन कोगिले, यतनि दत्त संबंधम यतन मामर यतन कोगिले, यतनि दत्त संबंधम ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಸಮುದ್ರದೊಳಗನ ಉಪ್ಪ, ಎತ್ತನಿಂದತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲ, ಎತ್ತನಿಂದತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೋ ಎನಗೆಯೋ ಎತ್ತನಿಯಂದತ ಸಂಬಂಧಂ ವಯ್ಯ, ಸಂಬಂಧಂ ವಯ್ಯ, ಸಂಬಂಧಂ ವಯ್ಯ. The mango tree and the nightingale, how are they related?
the mountain gooseberry and salt from the sea. How are they related? Lord Guyeshwara Linga and me. How are we related? रमा सुंदर रंगनाथन। भारत की हर जबान में आम का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि हम सबका आम के साथ एक अजीब रोमांटिक नॉस्टैल्जिक सा रिश्ता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के यहाँ बहुत जगह आम की खुशबू से शराबो शायरी है। जैसे उनकी अमर रचना सुनिए, ओ मोंजुरी ओ मोंजुरी। ओ मोंजुरी ओ मोंजुरी आमेर मोंजुरी, आज हृदय তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি ঝরি ঝরি, ও मोंजुरी। सुचित्रा मित्रा की 1979 की एल्बम है। उनसे पहले और उनके बाद बहुत से लोगों ने इस गीत को गाया है। जैसे रिजवाना चौधरी से इसी गीत को सुनिए, ओ मोंजुरी ओ मोंजुरी। ओ मोंजुरी ओ मोंजुरी आमेर मोंजुरी, आज हृदय তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি ঝরি ঝরি, ও मोंजुरी ओ मोंजुरी। सिनिंग के लिए अचला शर्मा ने इस बांग्ला कविता का हिंदी रूपांतरण किया है। ओ मंजरी आम्र मंजरी, क्या हिया तेरा उदास हुआ री, क्यों झरी। घुलकर तेरी सुगंध में गूंज रहा गीत मेरा, यहाँ वहाँ हर दिशा। तेरी शाखों पे पसरा है पूनम का चांद, खुशबू में घुल गई दूधिया चांदनी। वो दक्षिणी हवा तेरी महक से बौराई सी, तोड़ कर बंधन सारे इधर उधर हर तरफ बहती फिरी। ओ मंजरी आम्र मंजरी, क्या हिया तेरा उदास हुआ री, क्यों झरी। टैगोर की नज्म ओ मोंजुरी का हिंदी तर्जुमा पेश कर रही थीं अचला शर्मा। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आमनामे के तीसरे एपिसोड में मेहर आलम खान साहब, आदाब। आदाब परवेज साहब, और तमाम सुनने वालों की खिदमत में भी मेरा आदाब अर्ज़ है। हुजूर, पिछले प्रोग्राम में आपने आमों की कुछ वैरायटीज़ का जिक्र किया था और उसके बाद में बजाय इसके कि लोग खुश होते, कुछ लोग नाराज़ भी हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, कि साहब हमारे इलाके का नाम तो रहे क्या। मतलब ये कि जो आम वो सुनना चाहते थे वो उनको सुनने को ना मिला। खास तौर पर बिहार से लोगों ने शिकायत की कि मालदे का तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो हम देसी आमों का जिक्र करने वाले हैं उनमें वो कौन से आम हैं, ताकि लोगों को पहले से यकीन हो जाए कि आज इन आमों का जिक्र होने वाला है। परवेज साहब, उनकी शिकायत आज दूर हो जाएगी, क्योंकि आज जिन आमों का तस्करा और तफसील के साथ मैं करने जा रहा हूँ उनमें शामिल हैं चौसा, रटौल, केसर, बैंगनपल्ली या जिसको बेनिशान भी कहते हैं, तोतापरी, स्वर्णरेखा, हिमसागर, दशहरी, लंगड़ा, मालदा और अल्फांसो। आए हाय, क्या क्या आम हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान का दिल मचल जाए इन आमों पे। तो मेहर आलम खान साहब, सबसे पहले तो मैं अब आप ही से कहता हूँ कि जिक्र आप ही शुरू करेंगे, कौन सा आम। नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी है आमों की, मैंगीफेरा इंडिका के, वो है चौसा। आहा, देखिए, चौसे का किस्सा यह है कि जब शेरशाह सूरी को हुमायूं पर फतेह हासिल हुई 1539 की इस लड़ाई में, तो वहाँ पे एक जश्न मुनाकिद हुआ और वहाँ के लोगों ने शेरशाह की खिदमत में एक आम पेश किया था। तो वो काफ़ी मीठा था, तो शेरशाह ने कहा कि भाई इसका तो कोई डेजर्ट बनना चाहिए। तो उस जश्न पे उन्होंने उस आम का एक बाकायदा पुलाव बनाया गया और डेजर्ट के तौर पे मीठा पुलाव। हाँ, मीठा पुलाव आम डाल के हाँ, उसके साथ में। और फिर उन्होंने, क्योंकि उसको इतना पसंद आया शेरशाह सूरी को, कि इस आम को उन्होंने चौसे का ही नाम दे दिया। आहा, तो ये कहानी थी। शेरशाह सूरी ने आम का नाम रखा चौसा। चौसा, जी, जगह के नाम पे।
जगह के नाम पे वाह। बिहार में हाँ। बक्सर जिला की जो चौसा मकाम है वहाँ ठीक के है नाम जनाब। पे। तो ये बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी इसका कल्टीवेशन होता है, और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न यूपी में खासा यानी बहुत अच्छा चौसा पैदा होता है। खुद हमारे बागों में बहुत अच्छा होता है। और जैसा आप जानते हैं, आपने तो खूब खाया है कि इसका छिलका कदरे मोटा होता है और गूदा जो होता है इसका ऑरेंज येलो होता है और फाइबरलेस होता है। रसदार और खुशबूदार तो होता ही है ये आम, और इसकी एक जो फ्रूट कीपिंग क्वालिटी है वो भी खासी उम्दा है, यानी काफ़ी दिन तक ये रख के खाया जा सकता है। लेट वैरायटी है, जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ, और सितंबर तक भी चलता है इसका सीज़न। इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों से मिडल ईस्ट में और कनाडा के अलावा यूरोप, यूके और यूएस तक में भी चौसा एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, चौसा बड़ा पॉपुलर है, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तानी चौसे को यहाँ पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, वो उसकी वजह वो एक खुशगवार खटास है जो वहाँ पे पंजाब के चौसे में होती है। परवेज साहब, अब दूसरा जो एक और मीठा आम होता है जो हमारे यहाँ बहस का मौजू भी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हम हिंदुस्तानी उसको रटौल कहते हैं और पाकिस्तान के लोग उसको अनवर रटौल के नाम से न सिर्फ जानते हैं बल्कि उसकी खूब पब्लिसिटी करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा करते हैं। सब बस मैं यहाँ पे ये लोगों को याद दिला दूं कि ये जो नाम है उसको वो याद रख लें, रटौल और अनवर रटौल, इसलिए कि ये नाम बार बार आएगा। इससे पहले भी थोड़ा बहुत आ चुका है इस प्रोग्राम में और सीरीज में, न सिर्फ आएगा बल्कि एक तकरीबन पूरा प्रोग्राम आधे घंटे का पूरा एपिसोड इस पे होगा। पूरा एपिसोड जो है वो रटौल पे होगा। और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो टेंशन है और इस आम की वजह से जो टेंशन है या जो मोहब्बत है या ये जो रिश्ता है, उस सब का जिक्र होगा। कम से कम इसके बारे में तो बता ही देते हैं कि ये आम किस किस्म का होता है। हाँ। ये छोटा आम होता है, ज़्यादा साइज इसका बड़ा नहीं होता। चौसे का तो बड़े साइज का होता है, गोल्डन येलो कलर का। जब वो पक जाता है पुख्तगी में, और इसकी मिठास और खुशबू दुनिया भर में बड़ी मशहूर है। जिसने रटौल खाया है वो उसकी खुशबू और जायके को भुला नहीं सकता। मैं यहाँ आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। जरूर। अब तो पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़ोर हो गया है और आमों की क्वालिटी और उसकी खुशबू पे काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1969 की, जब मैं अलीगढ़ गया था तालीम हासिल करने के लिए। तो मैं अपनी अटैची में कोई 20-25 आम अपने कपड़ों में लपेट के, यानी उस अटैची में रख के चमड़ी की, रटौल के आम ले गया था। अब इसको मुबालगा ना समझिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अदालती बयान दे रहा हूँ कि उस अटैची में तकरीबन 8-9 साल तक वो अटैची मेरे पास रही, और जब भी मैं खोलता था उससे रटौल की खुशबू एकदम महक आती थी। अरे तो वाह। ये खुशबू हुआ करती थी 60s में। मेहर आलम खान साहब, रटौल के बाद में अगला आम केसर, और इसे गिर केसर के नाम से भी लोग पुकारते हैं। ठीक है। और ये असल में जो मगरबी हिंदुस्तान की रियासत है गुजरात, वहाँ का आम है। जूनागढ़ और अमरेली ज़िले में पैदा होता है और कसरत से पैदा होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ये पुणे के जो कुछ तहसीलें हैं, पुणे ज़िले की खेड़ और अंबीगांव और जुन्नार तहसीलें, वहाँ पे भी इसकी काश्त काफ़ी होती है। इसकी फ्रूट क्वालिटी जो होती है, कीपिंग क्वालिटी भी बहुत उम्दा होती है, और इसका सीज़न तो वही होता है कि मई जून में होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या? सबसे पहले ये आम 1931 में वनस्थली गुजरात में पैदा किया गया था। तकरीबन 75 कलम इसके तैयार किए गए थे और गिरनार पहाड़ियों के दामन में जूनागढ़ के लाल डोरी फार्म में उनको कलमों को लगाया गया था। तो ये किस ज़माने की बात है? मतलब कौन लोग थे जिन्होंने ये बाग वगैरह लगाए और नाम दिया? साहब, इसका नाम तो दिया था जूनागढ़ के नवाब थे एक मोहम्मद महाबत खां स्वयं। इस आम का नाम सन 34 में इसके ऑरेंज गुदे को देख के उसको कहा था कि ये तो केसर है, यानी जाफरान, सैफरन, सैफरन के तौर पे उसको कहा था। तो जनाब, केसर के बाद अगला आम? केसर के बाद जनाब ये आंध्र प्रदेश का एक आम होता है जिसको बेनिशान कहते हैं, लेकिन वो बैंगनपल्ली के नाम से ज़्यादा मशहूर है। बैंगनपल्ली तो बहुत ही मशहूर आम है, और हम यहाँ नॉर्थ में जब वो आता है तो हम उसको सफ़ेदा के नाम से भी पुकारते हैं। बैंगनपल्ली का जो असल वतन है वो कुर्नूल ज़िला माना जाता है। आहा। और वो बैंगनपल्ली के एक नवाब साहब थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बेनिशान के 500 दरख्तों का एक बाग लगवाया था। आहा। इसके अलावा ये हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में भी इसकी काश्त होती है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु। अच्छा, बैंगनपल्ली वहाँ पे भी होता है? जी, वहाँ पे भी इसकी काश्त होती है, वहाँ पे भी इसके बागात लग गए हैं। और बैंगनपल्ली की शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी होती है, इसलिए कई दिन रख कर आप खा सकते हैं। उसका सीज़न जो होता है शुरू में होता है
अप्रैल से जून तक का। तो साहब साउथ इंडिया का बहुत ही बड़ा और मशहूर आम हुआ बैंगनपल्ली, और उसके बाद में अगला आम हमारा कौन सा है? जी, ये तोतापरी है और ये भी साउथ इंडिया का आम है, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पैदा होता है। और बड़ा खूबसूरत होता है देखने में। जी, बहुत खूबसूरत होता है। इसके अलावा इसकी काश्त श्रीलंका में भी होती है साहब, और ये बेंगलोर में भी होता है, और इसको बेंगलोरा, कलेक्टर, कल्लामाई, किलीमोकू और गिल्ली और मुक्कू और संदर्शा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इतने अलग-अलग नाम नाम। है। परवेज साहब, आप जानते हैं कि अहद मुगलिया में यानी मुगलों के दौर में आमों की बहुत सारी कलमबंदी की गई, उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ को प्रिजर्व किया गया और प्रोपेगेट किया गया। तो ये आपका जो तोतापरी था, इसके भी बहुत कलम तैयार किए गए। उस ज़माने में ये पहली वैरायटी थी जो हिंदुस्तान से ईरान और सेंट्रल एशिया एक्सपोर्ट की गई थी। अच्छा, मतलब उस जमाने में एक्सपोर्ट जी। शुरू हो गया, और सब जो आम एक्सपोर्ट हो रहा है आप ये कह रहे हैं, उनमें तोतापुरी सफ़े अव्वल का आम है, यकीनन। जो बड़ा फोटोजेनिक आम है। बिल्कुल। तोतापुरी के बाद? तोतापरी के जिक्र के बाद में हम स्वर्ण रेखा के बारे में कुछ बात करेंगे। नाम ये भी बड़ा खूबसूरत साहब, स्वर्ण रेखा। वाह। स्वर्ण रेखा को हम नॉर्थ इंडिया में सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, वाह। और उड़ीसा में तो इसे लट सुंदरी कहते हैं। बड़े प्यारे नाम है। जी। तो ये आम असल में पहल विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ पे देखा गया था। ये लाइट कैडमियम येलो रंग का आम होता है, जिस पर रेड ब्लश भी रहता है, और गूदा इसका बहुत नरम होता है, फाइबरलेस होता है, बड़ा खुश जायका, मीठा और बहुत रसदार होता है। परवेज साहब, क्या बात है, वाह। आमों का जिक्र अपने आप में मीठा है। जी, बहुत मीठा होता है। इसका सीजन जो होता है वो शुरू में ही होता है, यानी अप्रैल मई के महीनों में ये आता है। और आंध्र प्रदेश के अलावा ये कर्नाटक में भी पैदा होता है, और इसकी फ्रूट क्वालिटी जो होती है वो दरमियाना किस्म की होती है, लेकिन अच्छी होती है। क्या बात है। तो सब ये साउथ इंडिया के आम हुए, कुछ अब जरा बंगाल की सैर हो जाए। बिल्कुल हो जाए साहब। और बंगाल का एक बड़ा मशहूर आम है, वो है हिमसागर। ये आम जो है बंगाल के मालदा ज़िले में, मुर्शिदाबाद में, नादिया और हुगली ज़िलों में ये पैदा होता है। और इसके अलावा ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी एक जगह है, चपाई नवाबगंज, वो ज़िला है, वहाँ भी इसकी काश्त काफ़ी होती है, हिमसागर की। जी, हिमसागर की। और ये मई के महीने में पकता है, और मार्केट में भी मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाता है, और जून के आखिर तक ये वहाँ मिलता है। हिमसागर तो सब बहुत बड़ा आम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ और आमों का जिक्र अभी आना बाकी है, इसलिए उधर रुख कर लेते हैं। देखिए, बंगाल के लोग जो हैं बुरा मान जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील और उनको बता देनी चाहिए। बताइए जी। ये तो है कि आप इसका पुख्ता आम का गूदा जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, मीडियम साइज का फल है, और इसमें तकरीबन पल्प जो होता है 77% पल्प होता है, और इसकी कीपिंग क्वालिटी भी गजब की होती है। मतलब एक्सपोर्ट भी अच्छा हो सकता जी है। जी जी। और देखिए, वहाँ इस आम के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर इसकी पोस्ट हार्वेस्ट केयर मुनासिब हो जाए तो इसको बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो बल्कि बंगाल में तो इसको किंग ऑफ बंगाल भी कहते हैं इस फ्रूट को। अच्छा। जी जी। और बंगाल के कुछ और आम हैं। चलिए, किशनभोग भी वहाँ का एक बड़ा मशहूर आम है। वैसे तो वो है, बहुत बिहार में भी पैदा होता है, जायके और फ्लेवर के लिहाज से बहुत उम्दा आम होता है। वो भी फजली या फजरी जो होता है वो भी बंगाल में खूब होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कुछ आम छूट गए हैं उनका जिक्र मुझे लगता है क्या अभी होगा या किसी आने वाले एपिसोड? नहीं साहब, आने वाले नहीं, इसी एपिसोड में होना हाँ, तो आइए ना फिर। मिसाल के तौर पे दशहरी है, लंगड़ा है। जी जी। तो सबसे पहले दशहरी की बात करते हैं। हाँ, जिसको दशहरी भी कहा जाता है। इसकी ओरिजिन जो है वो 18वीं सदी में एक लखनऊ के पास एक जिला है काकोरी, और काकोरी शरीफ भी कहते हैं उसको। जी, काकोरी शरीफ भी कहते हैं। और काकोरी में एक मौजा है जो दशहरी नाम का गांव है वहाँ। तो ये सबसे पहले वहाँ के जो अवध के नवाब थे उनके बाग में ये पेड़ देखा गया था। तो जनाब, ये 200 साल पुराना आम है, और अब जो है इसकी काश्त उत्तर प्रदेश में भी खूब होती है, बिहार में भी होती है। वाह। मलियाबाद में जो है उत्तर प्रदेश में एक मौजा है लखनऊ के पास, वहाँ पे इसकी काश्त सबसे ज़्यादा होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी कलम भी, इसके जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं वो भी मलियाबाद से ही दूसरी जगहों को जाते हैं। दशहरी आम का जो मदर प्लांट है वो एक शख्स होते थे मोहम्मद अंसार जैदी, उनके बाग में देखा गया था। और ये मदर प्लांट आज भी हर दूसरे साल फल देता है, यानी एक साल फल आता है, दूसरे साल नहीं आता, और फिर अगले साल। और अभी आपने जिक्र किया था कि तकरीबन 200 साल पुराना आम है। जी जी जी, बिल्कुल। वाह।
क्या बात है। गूदा इसका आप जानते हैं बहुत ही मजबूत होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है और फाइबरलेस होता है और खुशबूदार और खुश जायका। तो साहब वाह क्या बात है दशहरी आम की। दशहरी के बाद में लंगड़ा आम का जिक्र करेंगे हम, मुझे लगता है। जी जी ज़रूर लंगड़े की बात करेंगे। और ये आप जानते हैं कि एक बहुत मशहूर वैरायटी है बनारसी लंगड़ा, तो बहुत ही मशहूर है, बनारस के नाम पर है। अब आप पूछेंगे कि ये लंगड़ा क्यों कहलाता है, तो इसके बारे में एक यानी ऐसी एक कहानी है कि जिस किसान के बाग में ये देखा गया था वो उस किसान के पैर में एक लंग था, तो इसीलिए इस हवाले से इसको लंगड़े के नाम से जाना जाता है। और सब इस पे शेरो शायरी भी हुई है, कुछ लोगों ने इस लफ्ज का मजाक उड़ाते हुए भी बड़ी अजीब व गरीब बातें, लेकिन हम उस शायरी को छोड़ते हैं, हम छोड़ देते हैं, वो थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, लेकिन ये कि लंगड़ा नाम से मशहूर तो है। हाँ ये तो है। तो उत्तर प्रदेश के अलावा ये यानी बनारस और दूसरे ज़िलों के अलावा मगरबी उत्तर प्रदेश में खूब होता है, बिहार में खूब होता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी खूब पैदा होता है। वाह। इसे बिहार में मैंने कहीं पढ़ा कि इसको डंका के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। जी जी। इसकी खास बात यह है कि ये पकने के बाद भी अपना सब्ज रंग कायम रखता है। हाँ ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जी रस भी होता है, गुदा भी बहुत उम्दा होता है और टेस्ट भी बहुत उम्दा होता है। लेकिन इसके कच्चे आमों का इस्तेमाल भी होता है, वो होता है अचार और चटनी बनाने में। फाइबरलेस होता है, लेमन येलो कलर का इसका कुछ वो होता है, गुदा होता है, और इसको कैनिंग में और प्रिजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सीज़न इसका वही होता है मई से जुलाई तक। बहुत ही ज़बरदस्त आम होता है। लंगड़े के ताल्लुक से परवेज़ साहब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और मशहूर तंज़ो मिज़ाह के शायर अकबर इलाहाबादी का एक छोटा सा वाक़या। वाह। एक बार अकबर इलाहाबादी ने इलाहाबाद से अल्लामा इकबाल को आम भेजे लाहौर, और उसका तोहफ़ा जब अल्लामा इकबाल को वो पार्सल मौसूल हुआ और उन्होंने रसीद के तौर पर एक शेर वापस अकबर इलाहाबादी को लिख के भेजा था, और वो शेर यूँ था कि असर ये तेरे एजाज़े मसीहाई का है अकबर। वाह इरशाद। असर ये तेरे एजाज़े मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक आया। इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है साहब कि इकबाल ने अकबर इलाहाबादी की शान में जी जी और मतलब एक तरह से शुक्रिया के तौर पे ये एक रसीद भेजी थी। और यहाँ इकबाल के बारे में एक बार ये भी कहा जाता है कि उनको आम खाने से मना किया था उनके हकीम ने, लेकिन उन्होंने जिद की तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा चलो एक आम खा लिया करो दिन में। क्या बात है। वाह। तो अल्लामा इकबाल ने अपना जो नौकर था उनका अली बख्श, उसको ये हिदायत कर रखी थी कि बाजार में जाया करो और पूरे बाजार का सर्वे करो और देखो सबसे बड़ा आम कौन सा होता है वो लेके आओ मेरे लिए। डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि बस एक आम। जी जी। ये नहीं कहा कि साहब वो 2 किलो का होगा या 500 ग्राम का। हाँ। तो अब परवेज़ साहब मालदा का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने भी इसकी फरमाइश की है कि भाई हमारे मालदा आम को ना भूल जाना। बिहार का एक बड़ा मशहूर आम है और असल में ये लंगड़े की ही एक आला किस्म होती है। ये माना जाता है कि डीगा का मालदा जो होता है वो सबसे अच्छा मालदा होता है और जिसे दूधिया मालदा भी कहते हैं। अच्छा दूधिया मालदा। वाह। जी जी जी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये पटना से दर हकीकत बनारस गया था। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं नहीं जानता। मतलब ये है कि ये बनारस से पटना आया है या पटना से हाँ ये चलिए किस्सा जो है इसको छोड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में एक बड़ी यानी कंसर्न और फिक्र की बात यह है कि वहाँ डीगा में अब कोई 1000 पेड़ रह गए हैं। वहाँ पे पेड़ कम हो रहे हैं, इसके दरख्त कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, पोल्यूशन है, बढ़ता हुआ पोल्यूशन है। तो 2016 में बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ये एक हुक्मनामा जारी किया था कि हर सरकारी बंगले में 2-2 पेड़ डीगा मालदा के लगाए जाएं। तो मेहर साहब अब मैं समझ सकता हूँ कि आखिर बिहार से एक बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं उनको मालदा से क्यों इतनी मोहब्बत है और अकीदत है। इसके बाद में अल्फांसो का नंबर आता है। आहा। अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र का सबसे मशहूर आम है और महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दुनिया में जो नामवर आम समझा जाता है वो अल्फांसो ही है। बहुत पॉपुलर आम है। इसे हापुस के नाम से भी पुकारते हैं लोग, और ये कि इसमें मुबालगा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसको किंग ऑफ द मैंगो भी कहते हैं, हालांकि हम और आप इस पे इत्तेफाक नहीं करते। रत्नागिरी का जो इलाका है वहाँ के आम जो अल्फांसो हैं वो बहुत मशहूर हैं, और ये आम हालांकि गुजरात में भी होता है, कर्नाटक में भी, और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी हो रहा है, और पाकिस्तान में भी होता है साहब। तो पैदा तो वहाँ पे भी हो रहा है। और अल्फांसो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में भी होता है? जी पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। और जो हमारे यहाँ जो दूसरी रियासतें हैं उत्तर प्रदेश,
वहाँ भी इसके पेड़ लगाए गए, मेरे बाग में खुद भी इसके पेड़ हैं, लेकिन साहब वो टेस्ट वो नहीं आ पाता जो रत्नागिरी के अल्फांसो का है। वो सॉइल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर महाराष्ट्र में और कोंकण रीजन जो है वहाँ का, रत्नागिरी उसका का जो अल्फांसो है उसकी बात कुछ और है। जी, बेहतरीन वहाँ का होता है। और ये जो होता है जर्द रंग का हो जाता है जब पक जाता है, और गूदा जो इसका सुर्खी मैल येलो होता है, बहुत मीठा, रसदार, बेरेशा और लतीफ़। इसका जो नाम है बड़ा दिलचस्प है मेहर आलम खान साहब, और मुझे लगता है उसके पीछे एक तारीख भी है, तो मुझे लगता है उसका भी जिक्र करते चलें कि अल्फांसो का नाम अल्फांसो क्यों हुआ। ये नाम एक पुर्तगाली जनरल जो थे अल्फांसो दो अल्बुकर्की, उनके नाम पर ये पड़ा। ये साहब जो थे गोवा के गवर्नर भी थे और वहाँ के मिलिट्री जनरल थे। तो सब ये 16वीं सदी का जिक्र कर रहे हैं आप मेहर आलम खान साहब, इसका मतलब ये है कि ये आम वहाँ से मशहूर हुआ और उसके बाद में यकीनन जो पुर्तगाली हैं उन्होंने इसकी तिजारत भी की होगी और बाहर भी भेजा होगा। जी, ये वहीं से फैला है, यानी गोवा से ये आम गया है। हाँ। और ये उनका अहद, मैंने जैसा कहा कि 1509 से 1515 तक ये साहब वहाँ पे रहे हैं, और इन्होंने जो ग्राफ्टिंग की है और इस आम को प्रोपेगेट किया है, बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है उनका ये। मेहर आलम खान साहब, आमनामे के पहले एपिसोड को और उसके बाद में जो दूसरा एपिसोड मंजर आम पर आया, सुनने के बाद में एक बड़ी तादाद में लोगों ने हमको लिखा है और कुछ ईमेल्स आई हैं और ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया है, जैसे कि फेसबुक पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी राय और अपनी जो भी प्रोग्राम के बारे में प्रतिक्रिया हो सकती है उससे हमको आगाह किया है। मैं चाहता हूं कि एक नज़र उस पर भी हम दौड़ा लें। बिल्कुल परवेज साहब, जरीन जैदी बम्बई से लिखती हैं कि उन्होंने पहला एपिसोड सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ी तारीफ उन्होंने लिखी है उसकी, और उन्होंने दूसरे एपिसोड के बारे में भी फरमाया है कि मुबारक हो, बहुत दिलचस्प था, मज़ा आ गया, कान सुरीले हो गए, मुंह मीठा और ज़बान रसीली हो गई, और आइंदा एपिसोड्स की मुंतज़िर हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन। नेहा और कृष्णा ने, जो हमारी पुरानी लिस्नर हैं, उन्होंने हमारे आमनामा पर भी तबसरा किया है। क्या कहती हैं? कहती हैं कि वो दोनों एपिसोड जो हैं 3-3 मरतबा सुन चुकी हैं। आम के बारे में जो मालूमात हमने फराहम की है और उसमें जो शायरी का एलिमेंट है उसको वो बहुत पसंद आया उनको, और वो कहती हैं कि मैं उस सारी मालूमात को और तमाम शेरों को जो हमने उस दौरान पढ़े थे वो उनको याद करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, वाह नेहा। सुशील झा ने आमनामा को बेहतरीन पॉडकास्ट करार दिया है, इसके प्रोडक्शन की और प्रेजेंटेशन की भी तारीफ की है। सुशील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो इसी लाइन के आदमी हैं, इसलिए ज़रा अहम हो जाता है आपकी राय हमारे लिए जानना भी। इसके अलावा मेहताब आलम साहब ने भी आमनामा को बहुत उम्दा और मालूमाती पेशकश करार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहम्मद परवेज अहमद ने आमनामा को आम पर एक एनसाइक्लोपीडिया करार दिया है और कहा है कि बड़ा वेल रिसर्च प्रोग्राम था। शुक्रिया परवेज साहब, मुंजानिब परवेज साहब। वो लोग जो कुछ तबसरा भी करते गए हैं प्रोग्राम को सुन के, उनके नाम तो हम सुन ही सकते हैं कम से कम। हाँ, उनके नाम मैं बता सकता हूँ जिन लोगों ने तबसरा किया, कमेंट छोड़े हैं। उसमें हमारी प्रियंका मंजरी हैं, प्रेरणा जैन हैं, इम्तियाज़ खिजर साहब हैं, और महमूद जमाल का मैंने नाम लिया, कुमार राजेश हैं, राजेश प्रियदर्शी हैं, पंकज पचौरी हैं, रक्षंदा रिजवी, नीलोवर खान, अनीता काटियाल, मतलूब फारूकी, असद फारूकी, रितु सेठी और अतुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, और मुझे लगता है कि आने वाले प्रोग्रामों में किसी न किसी शक्ल में आपके कमेंट को हम थोड़ा तफसील से भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूर, बिल्कुल। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विदेशी आमों की। जी, फॉरेन मैंगोज की। हाँ, वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहर आलम खां अगले यानी कि चौथे प्रोग्राम में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे कई मुल्कों के आमों की वैरायटीज का जिक्र करेंगे। जब से आमनामा सीरीज शुरू हुई है, साजिद रजा खान साहब की ज़बान पर सिर्फ आम है। तेरा जज्बे शौक काम आ रहा है, मेरा जज्बे शौक काम आ रहा है, कि बाजार में देखूं आम आ रहा है, कि बाजार में देखूं आम आ रहा है, गरीब व अमीर इसके शैदा यकसां, गरीब व अमीर इसके शैदा यकसां, पसंदीदा खासो आम आ रहा है,
पसंदीदा खासो आमा रहा है। किसी मुक्तदी को खरीदूं मैं क्यों कर, किसी मुक्तदी को खरीदूं मैं क्यों कर, कि जब खुद फलों का इमामा रहा है, कि जब खुद फलों का इमामा रहा है। किसी मुक्तदी को खरीदूं मैं क्यों कर, किसी मुक्तदी को खरीदूं मैं क्यों कर, कि जब खुद फलों का इमामा रहा है। सब हाथों को फैलाएं, आंखें बिछाएं, सब हाथों को फैलाएं, आंखें बिछाएं। फलों में वो आली मकाम आ रहा है, फलों में वो आली मकाम आ रहा है। वो चौसा सरौली, वो सिंदड़ी, वो फजली, वो चौसा सरौली, वो सिंदड़ी, वो फजली। वो आमों का एक अज दहाम आ रहा है, वो आमों का एक अज दहाम आ रहा है लंगड़े पे लंगड़ाते लंगड़ाते देखो, है लंगड़े पे लंगड़ाते लंगड़ाते देखो। वो महबूब मन खुश खराम आ रहा है, वो महबूब मन खुश खराम आ रहा है। मुझे है खुशी जो है दीवाने इसके, मुझे है खुशी जो है दीवाने इसके। असर इनमें मेरा भी नाम आ रहा है, असर इनमें मेरा भी नाम आ रहा है। मेरा जज्बे शौक काम आ रहा है, कि बाजार में देखूं आम आ रहा है, कि बाजार में देखूं आम आ रहा है। शुक्रिया। शाहीन इकबाल असर का कलाम साजिद रजा खान साहब पेश कर रहे थे। सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज आमनामे के अगले एपिसोड्स में आप सुनेंगे आमों की डिप्लोमेसी, यानी कि सिफारतकारी या कूटनीति में हिंदुस्तानी आम किस कदर अहम रोल निभाता आया है। बरतानिया की क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ के आमों के हवाले से किस्से सुनिएगा। हिंदी के मशहूर साहित्यकार अदीब धर्मवीर भारती की बहुचर्चित कविता कनुप्रिया से आम के प्रसंग भी सुनिएगा। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आमों में तुर्क का पत्ता समझे जाने वाले आम रटौल पर पूरा एक एपिसोड होगा। मुसलमानों की आम से मोहब्बत का राज, सर सैयद का वो मजमून या लेख जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आम खाना मजहबी एतबार से मुनासिब नहीं, मतलब आम से दूर रहो। दुनिया के लिटरेचर में आम का क्या मकाम है, ये सभी थीम्स हमारी इस सीरीज आमनामे का हिस्सा हैं। सुनते रहिए। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।